वेलकम ऑल। आप सभी का मेरे इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पॉइजन्स एक्ट 1919 यानी विष अधिनियम 1919 के बारे में कि इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके अंदर क्या क्या डिफरेंट प्रोविज़न दिए गए हैं और इसके अंदर जो सेंट्रल और गवर्नमेंट स्टेट के लिए क्या क्या पावर्स इसके अंदर दी गई हैं। साथ ही इसके अंदर जो लाइसेंस है वो किस तरीके से लिया जाता है, उसके क्या कंडीशंस हैं और उसकी जो ऑफेंस और पेनल्टीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो जो पॉइजन एक्ट है 1919, ये पास हुआ था हमारी संसद में 3 सितंबर 1919 को। ठीक है, 3 सितंबर 1919 को हमारी संसद में इसको लेकर के आया गया और उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन हुआ और डिस्कशन होने के बाद इसको पास करके कानून बना दिया गया। कानून बनाने के साथ ही इसको पूरे देश में लागू किया गया। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे, उन ऑब्जेक्टिव को भी इसके साथ ही लागू किया गया, जिसके अंदर था आपका पहला, कंट्रोल द इम्पोर्ट, पोजेशन एंड सेल ऑफ पॉइजन्स। यानी जो भी पर्सन या जो भी व्यक्ति भारत के अंदर रह रहा है, अगर वो विदेशों से पॉइजन्स को अगर मंगाना चाहता है, इंपोर्ट करना चाहता है, तो उसके ऊपर कंट्रोल रखना, जो भी वो पॉइजन मंगा रहा है वो किस कैटेगरी का है, कितनी अमाउंट का है, उस और इसको मंगाने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस की व्यवस्था करना, तो ये उसके ऊपर नियम बनाए गए। उसके बाद दूसरा था पोजीशन एंड सेल, उसको अपने यहाँ बल्क में स्टोर करना और स्टोर करने के बाद उसको सेल करना। सेल करने के लिए भी कई सारे प्रोविज़न दिए गए थे इस एक्ट के अंदर, तो ये सब जो है इस एक्ट में दिए गए हैं। फिर इसका जो सेकेंड पॉइंट है वो ये कहता है कि इस एक्ट को बनाने के बाद इसको पूरे इंडिया में, पूरे भारत में लागू किया गया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में। तो बाद में उसको वहाँ पे भी लागू किया गया था जम्मू कश्मीर में, लेकिन कुछ ही इसके जो प्रोविज़न थे वही लागू हुए, पूरा इसका जो एक्ट है वो लागू नहीं किया गया था। फिर जो ये पॉइजन एक्ट 1919 आया, तो इससे पहले भी जो ब्रिटिशर्स का चल रहा था पॉइजन्स एक्ट, जो 1904 में बनाया गया था। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं इस एक्ट के इंट्रोडक्शन से। तो जो पॉइजन एक्ट है 1919, ये हमारे देश में 3 सितंबर 1919 को लागू हुआ। लागू होने के साथ ही इसको पूरे देश में एक समान रूप से लागू कर दिया गया। इसके साथ ही इसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी थे जो इस नियम के लागू होने के साथ ही जो है पास कर दिए गए थे। तो इसके अंदर जो पहला ऑब्जेक्टिव था, टू कंट्रोल द इम्पोर्ट, यानी जो भी पर्सन जो भारत के अंदर रह रहा है, अगर वो विदेशों से पॉइजन्स को मंगाना चाहता है, उनको मंगा करके सेल करना चाहता है, स्टोर करना चाहता है, तो उसके लिए उसे लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस लाइसेंस को लेने के लिए क्या प्रोविज़न है और उस इंपोर्ट को, जो इंपोर्ट मंगा रहा है, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, तो इसका सारा जो कंट्रोल था उसके लिए भी गाइडलाइंस दी गई थी इस एक्ट में। इसका जो दूसरा ऑब्जेक्ट था, पोजीशन एंड सेल ऑफ पॉइजन, यानी कोई पर्सन अगर अपने देश के अंदर ही पॉइजन को ख़रीद करके स्टॉक करना चाहता है, रखना चाहता है और रखने के साथ ही इसको बेचना चाहता है, तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या लाइसेंस का प्रोसीजर है, वो भी इसके अंदर दिया हुआ था। तो जान लेते हैं कि इस एक्ट की ज़रूरत क्यों थी, क्या नीड थी। तो पहली ये नीड थी कि हमारे देश में अभी इस नियम के बनने से पहले कोई भी ऐसी बॉडी नहीं थी जो पॉइज़न को बेचने खरीदने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए उसको मॉनिटर कर सके। तो मॉनिटर करने के लिए ही इस एक्ट को बनाया गया था। साथ ही जो भी पर्सन इस बिज़नेस में इन्वॉल्व थे, जो बेच रहे थे, ख़रीद रहे थे और ट्रांसपोर्ट कर रहे थे इसका, या इंपोर्ट कर रहे थे विदेशों से, तो उनके ऊपर कोई कंट्रोल ऐसा नहीं था, ना ही उनका कोई रिकॉर्ड रखा जाता था। तो इसको रिकॉर्ड रखने के लिए कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं जो इस चीज़ को बेच रहे हैं और किन किन पर्सन को बेच रहे हैं, तो उनकी भी एक लिस्ट बनाई गई, उनका भी एक रजिस्टर बनाया गया कि जो खरीद रहे हैं और जो बेच रहे हैं कितनी अमाउंट में बेच रहे हैं, कितना उनके पास स्टॉक होना चाहिए। तो इस सब की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, कई बार ऐसा भी देखने में आया था कि हमारे देश के कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरिया थे जहाँ पे लोग जो जहर है, जो पॉइज़न है, इसका इस्तेमाल जानवरों को मारने के लिए भी क्या करते थे, शिकार करने के लिए करते थे। तो उस एरिया में जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसने मॉनिटर करने के लिए, उस एरिया को कंट्रोल करने के लिए जो है इस एक्ट के तहत उसको पावर मिली थी। तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था, ये भी एक ज़रूरत थी जो इस एक्ट से पूरी हुई। ठीक है, तो जब ये 3 सितंबर 1919 को हमारे देश में जब लागू हुआ,
तो ये पूरे देश में एक समान रूप से जो है लागू कर दिया गया, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। ठीक है। और बाद में अगर जम्मू कश्मीर में लागू भी हुआ था तो इसके कुछ ही प्रोविज़न वहाँ पे लागू हुए थे। ठीक है। पॉइजन एक्ट 1919 ने अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया जो पुराना कानून था, पॉइजन एक्ट 1904, उसको पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक टर्म दिया हुआ है पॉइजन, यानी जहर या विष, आप जो कुछ कह लीजिए। तो जो पॉइजन है उसके लिए इस एक्ट के अंदर कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन या परिभाषा नहीं दी गई है कि पॉइजन आखिर में है क्या। तो अगर फार्मेसी के टर्म में अगर बात करें तो पॉइजन कोई भी ऐसा केमिकल, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस, ठीक है, वो अगर बॉडी के अंदर कोई पर्सन उसको इनटेक करता है, उसका इनटेक करने के बाद, बॉडी के अंदर जाने के बाद वो कोई उस अपना साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है या उसके ह्यूमन। पॉइजन एक्ट 1919 ने अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया पुराना कानून था, पॉइजन एक्ट 1904, उसको पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया। इसका जो फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि द टर्म पॉइजन हैज़ नॉट बीन डिफाइंड अंडर द एक्ट, यानी पॉइजन एक्ट के अंदर जो पॉइजन की परिभाषा है, जहर की परिभाषा है या विष की, आप जो कह लीजिए, उसके कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी गई है, कोई भी परिभाषा उसकी ऐसी दी नहीं गई है। अगर फार्मेसी के टर्म में बात करें तो पॉइजन जो है कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा केमिकल हो सकता है, अगर कोई पर्सन या कोई एनिमल उसको इनटेक करता है और इनटेक करने के बाद जो है वो केमिकल, वो सब्सटेंस बॉडी के अंदर एक बहुत ज़्यादा सीवियर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, कोई साइड इफेक्ट अपना प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, या कोई ऐसी एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, या जो ह्यूमन या एनिमल की डेथ हो सकती है। तो इस तरीके का जो कोई केमिकल होगा या सब्सटेंस होगा उसको पॉइजन कहा जाएगा। ठीक है। तो ये पॉइजन इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। तो इसके अंदर कुछ लिस्ट दी गई है केमिकल्स की जो जिनको पॉइजन की कैटेगरी के अंदर रखा गया हुआ है। अब इसका जो लास्ट पॉइंट ये कहता है कि इस एक्ट के अंदर सेंटर और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको पावर दी गई है कि वो अपने नागरिकों के लिए, अपने राज्य के नागरिकों के लिए कानून बना सकती है। और इस एक्ट का जो रेगुलेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। सारे जो नियम कायदे जो भी बनाए जाएंगे, जो भी पेनल्टीज होंगी, इस नियम के अंदर कुछ भी अगर मॉडिफिकेशन करना है, कुछ भी अगर नए नियम को लेकर के आना है या पुराने नियम को हटाना है, वो सारी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को रहेगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि अपनी जो टेरिटरी है, जो अपनी सीमाएं हैं, अपनी बॉर्डर है, अपने बॉर्डर के अंदर पॉइजन को किस तरीके से बेचना है, कैसे उसका स्टोर करना है, कैसे इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए वो नियम और कानून जो है वो बना सकती है। ठीक है। तो ये इसका एक सिंपल इंट्रोडक्शन है। अब बात करते हैं इसके अंदर आने वाले जो इंपोर्ट के बारे में, कि इंपोर्ट का लाइसेंस के बारे में बात करते हैं। अब इसमें इंपोर्ट ऑफ पॉइजन, तो सबसे पहली बात है कि अगर कोई भी पर्सन, देश के अंदर रहने वाला कोई भी नागरिक, विदेशों से अगर पॉइजन को मंगाना चाहता है, मंगा करके अपने देश में बेचना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, तो उसको ये मंगाने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत रहेगी। और ये लाइसेंस कौन देगा? ये लाइसेंस आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो कोई भी पर्सन बिना लाइसेंस के पॉइजन को विदेशों से आयात या इंपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है। अगर कोई भी पर्सन इस कानून को तोड़ता है, बिना लाइसेंस के अपने देश के अंदर पॉइजन ले करके आता है, इंपोर्ट करता है, बेचता है इलीगली तरीके से, तो एक ऑफेंस माना जाएगा और इस नियम के तहत जो भी कानूनी प्रावधान है उसके आधार पर उसको सजा दी जाएगी। ठीक है। साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्रीय सरकार है, वो किस माध्यम से मंगाना है आपको, जो पॉइजन है विदेशों से किस माध्यम से मंगाएंगे, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, क्या उसकी डिफरेंट कंडीशन है, क्या उसकी फीस होनी चाहिए लाइसेंस की, तो वो सारा जो भी डिसीजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है। साथ ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि अगर कोई पर्सन, कोई इम्पोर्टर अगर किसी नियम को वायलेट करता है, किसी लॉ को तोड़ता है, तो उस केस में वो इम्पोर्टर को बैन कर सकती है, उसको आगे फर्दर इंपोर्ट करने से उसको बैन कर सकती है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र में ऐसा आता है कि कोई पॉइज़न हमारे देश के अंदर नहीं होना चाहिए, या उस पॉइज़न के आने से जो है बहुत ज़्यादा सीवियर कुछ इफेक्ट हो सकते हैं हमारी कंट्री के अंदर, या उसका इलीगल
जो है व्यापार हो सकता है। तो ऐसे केमिकल को, ऐसे पॉइजन को सेंट्रल गवर्नमेंट बैन भी कर सकती है, रोक लगा सकती है उनके ऊपर, और ऐसा करने वाले लोगों के ऊपर भी जो है एक्शन लिए जा सकते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इस नियम के तहत जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास क्या पावर है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई भी अगर इस नियम के अंदर कोई भी बदलाव होते हैं, तो उस बदलाव को या किसी नए नियम को अगर जोड़ा गया है या हटाया गया है, तो उस नियम को बनाने के बाद उसका पब्लिकेशन ऑफिशियल गैजेट के अंदर करेगी। ठीक है। ताकि जो सामान्य लोग हैं, जो देश के जनता है, उसको इसके बारे में पता चल सके। फिर दूसरा पॉइंट ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पॉइजन के इंपोर्ट के बारे में, उसका इंपोर्ट कैसे होना चाहिए, क्या उसके लिए मीडियम होना चाहिए, कैरियर कैसा होना चाहिए, उसका रख रखाव कैसा होना चाहिए। ठीक है। उसको मंगाने के लिए क्या नियम शर्तें हैं, क्या फीस है, क्या लाइसेंस को जो है प्राप्त करने की फीस है, उसकी क्या कंडीशंस हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी समय समय पर अपडेट करती रहेगी, और जो भी नए नियम शामिल होंगे, इनको जो है पब्लिक गैजेट में छापने के बाद अपडेट किया जाएगा। अभी तक आपने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर हैं रिगार्डिंग इंपोर्ट ऑफ पॉइजन, साथ ही इसके डिफरेंट प्रोविज़न देख लिए। अब बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन देश के अंदर ही किसी राज्य में अपना होलसेल का बिजनेस करना चाहता है पॉइजन का, या कोई रिटेल बिजनेस करना चाहता है, या स्टॉक करना चाहता है, तो उसके लिए क्या जो है ये कानून कहता है। तो इसके अंदर आप पहला पॉइंट देख पा रहे होंगे कि द स्टेट गवर्नमेंट में बी रेगुलेट विद इन द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरेटरी। यानी देश के अंदर का कोई भी राज्य अपने नागरिकों के लिए किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए या पूरे राज्य के लिए कानून बना सकता है। ठीक है। साथ ही इस एक्ट के आधार पर जो है स्टेट गवर्नमेंट कितना अमाउंट कोई पर्सन अपने पास स्टॉक कर सकता है, क्या अमाउंट वो एक दिन में या लिमिटेड पीरियड के अंदर पॉइजन का बेच सकता है, और होलसेल के लिए या रिटेल के लिए क्या क्या शर्तें और नियम होने चाहिए, कैसे उसका लाइसेंस लेना है, क्या लाइसेंस की फीस होगी। तो इन सब का निर्धारण जो है स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली कर सकती है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक नामों की सूची बनाएगी, और उन नाम की सूची में वे लोग शामिल किए जाएंगे जिन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से पॉइजन के बिजनेस के लिए लाइसेंस लिया हुआ है। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उन नामों की भी सूची बनाएगी जिसके अंदर वे लोग शामिल किए जाएंगे जो पॉइजन के रिटेल बिजनेस में लगे हुए हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि कोई भी रिटेलर किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर को या किसी एक पर्सन को मैक्सिमम कितना अमाउंट में पॉइजन से जो है बेच सकता है, तो उसके बारे में जो भी गाइडलाइंस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। फिफ्थ स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जितने भी वेंडर्स हैं पॉइजन के बिजनेस में लगे हुए, जितने भी स्टॉकिस्ट हैं, रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, तो उनके द्वारा एक रजिस्टर को मेंटेन किया जाएगा जिसकी गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट देगा। उस रजिस्टर के अंदर हर एक पर्सन को जो भी शामिल है पॉइजन के बिजनेस में, वो एंट्री करेगा कि एक पर्टिकुलर टाइम में उसने कितना अमाउंट ऑफ पॉइजन परचेज किया था, कितना उसने बेचा है अपने कस्टमर्स को, और कितना उसके पास जो अमाउंट बच गया है। और इस रजिस्टर को गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑथराइज पर्सन होगा उसके द्वारा कभी भी चेक किया जा सकता है। सिक्स्थ जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि कोई अगर स्पेसिफिक पॉइजन है, उसकी लेबलिंग कैसे करनी है, उसको किस वेसल्स के अंदर रखा जाना है, उसकी पैकेजिंग कैसे करनी है, या उसकी कवरिंग कैसे करनी है, या जो उसका डायरेक्शन ऑफ यूज है वो कैसा होना चाहिए। तो इन सब के जो बारे में गाइडलाइंस है वो स्टेट गवर्नमेंट समय समय पर देती रहती है। ठीक है। सेवन्थ पॉइंट ये कहता है कि जितने भी पर्सन लगे हुए हैं पॉइजन के बिजनेस में, तो उनके स्टॉक को कभी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चेक किया जा सकता है, उसका इंस्पेक्शन किया जा सकता है। ठीक है। अब देख लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास एक इस एक्ट के तहत क्या क्या पावर है। पहली पावर ये कहती है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि उसके स्टेट के अंदर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई पॉइज़न का उपयोग लोग जो है जानवरों को मारने के लिए कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, या इसका उपयोग जो है लोगों के मर्डर में कर रहे हैं, किसी एक पॉइज़न का इन्वेस्टिगेशन करने पर ये पाया जाता है कि ये बहुत लंबे टाइम से लोगों के द्वारा यूज़ किया जा रहा है इलीगल एक्टिविटी में, तो उसको लेकर के गवर्नमेंट जो है उस एरिया को, उस पर्टिकुलर एरिया को अपने कंट्रोल में ले सकती है, और उसकी खरीद फरोख्त पे
जो है रोक लगा सकती है या उसके लिए नए नियम जो है बना सकती है। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट ये कहता है कि कोई भी पर्सन स्टेट के द्वारा बनाए गए इस रूल का जो है उल्लंघन करता है, रूल को वायलेट करता है और पकड़ा जाता है, तो इस केस में उस पर्सन को 1 साल की सज़ा या 1,000 रुपये जुर्माना या ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है। अगर कोई पर्सन ये इलीगल पॉइजन के साथ पाया जाता है, जो भी उसके साथ सामान पाया जाता है, या हो सकता है वो उसका अपना कोई प्रिमाइसिस हो, कोई या उसका कोई अपना व्हीकल भी हो जिससे वो कैरी कर रहा था, अगर ये भी पाया जाता है उसके साथ, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट जब्त कर सकती है। ठीक है। तो ये इसकी दो पावर है। अब बात कर लेते हैं इस एक्ट में आने वाली ऑफेंसेज और जो उसकी पेनल्टीज़ हैं उसके बारे में। तो इसमें जो पहली ऑफेंस है वो ये कहता है कि कोई भी पर्सन इलीगल तरीके से इंपोर्ट करता है पॉइजन का और पॉइजन एक्ट का वायलेशन करता है, अगर वो पहली बार पकड़ा गया है तो उसको कम से कम 3 महीने की सज़ा होगी और उसको 500 रुपये जुर्माना होगा, या ये दोनों दिए जा सकते हैं। ठीक है। दूसरी बार अगर वही पर्सन फिर से पकड़ा जाता है इस तरीके की एक्टिविटी करते हुए, तो उस केस में उसे 6 महीने की सज़ा और 1,000 रुपये जुर्माना या ये दोनों दिए जा सकते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इशू ऑफ वारंट। वारंट में हो सकता है कि कोई पर्सन सर्च करना चाहता हो, जो गवर्नमेंट अथोराइज पर्सन है वो सर्च करना चाहता हो, सीज करना चाहता हो, तो उसके लिए वारंट की ज़रूरत पड़ेगी। और ये वारंट कौन इशू कर सकता है? तो इसका जो वारंट है वो डिस्ट्रिक्ट का जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी हो सकता है, कमिश्नर ऑफ पुलिस हो सकता है, तो इनके द्वारा वारंट को इशू किया जा सकता है। अगर पुलिस को ये लगता है कि हाँ, इस पॉइजन का उपयोग किसी पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है या कोई पर्सन इसको इलीगल तरीके से बेच रहा है या अपने यहाँ उसने जमा करके रखा हुआ है इलीगल तरीके से, उसको अगर शक भी होता है तो उस शक के आधार पर भी वारंट इशू कर सकती है। ठीक है। पॉइजन एक्ट के अंदर आने वाले जो भी केमिकल हैं, वे सारे सब्सटेंस जिनको पॉइजन एक्ट में पॉइजन डिक्लेयर किया हुआ है, इनको लेने से जो है ह्यूमन थ्रेट हो सकता है, या उनकी लाइफ को या उनके ऑर्गन्स को कोई भी नुकसान हो सकता है, उनकी बॉडी में कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स मेजर जो डेवलप हो सकता है, तो ये उनकी लिस्ट है। अगर आप इनका जो है आवश्यकता से अधिक या उनकी जो प्रिस्क्राइब अमाउंट है उनसे अगर ज़्यादा अमाउंट में अगर इनको लेते हैं, तो उसके आपको सीवियर साइड इफ़ेक्ट दिखाई देंगे। ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर में यहीं पर इसको एंड करता हूँ। इस पूरे लेक्चर में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि पॉइजन एक्ट है क्या, इसके क्या डिफरेंट प्रोविजंस हैं, इंपोर्ट को लेकर के हो चाहे स्टेट के अंदर इसको होल सेल करना, रिटेल करना या सेल करने के लिए क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या पावर दी गई है और क्या ऑफेंस और पेनल्टीज़ हैं। तो ये मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।